नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खोलता हूं ताकि आप उस खबर के मास्टर होकर निकलें और आपको यहां जो घुमाने वाले बैठे हैं वो कोई घुमा ना सके। और न्यूज का इकलौता फैमिली शो है क्योंकि खबर उस अंदाज में है जिसमें आपको क्या, आपके बच्चों को भी समझ में आएगी। तो बिना वक्त गवाए सबसे पहले अटेंडेंस और शुरू करते हैं आज की पाठशाला। पाठशाला में आज आपके लिए क्या क्या लेकर आया हूं। सबसे पहले मंदिर या मस्जिद। 6 मई को योगी का सबसे बड़ा टेस्ट होने जा रहा है, उसका चैप्टर आज खोलूंगा। और सवाल जो उठ रहा है कि योगी का कानून चलेगा या मौलाना की धमकी, आज उसके बारे में बात करूंगा। ज्ञानवापी मस्जिद जो काशी में है, उसमें ऐसा क्या है कि वीडियो नहीं बन सकता, इसका चैप्टर भी खोलूंगा। इसके बाद पीएम मोदी की ईमानदारी का सबसे बड़ा सबूत वाला चैप्टर होगा। और आखिर में इमरान खान ने 15 करोड़ की कार भी चुरा ली क्या, यह भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यूपी में सीएम योगी की दूसरी पारी के सबसे बड़े टेस्ट का चैप्टर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हर चुनौती से लगातार पार पा रहे हैं। यूपी में अब माफियाओं की चुनौती थी, योगी ने ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाकर माफियाओं का खौफ खत्म किया। पूरे देश में शोभा यात्राओं में हिंसाएं हुई, लेकिन यूपी में एक कंकड़ नहीं चला, कोई हिंसा हुई ही नहीं। यानी योगी एक और चुनौती में पास हो गए। फिर धार्मिक स्थलों पर लगे लाउडस्पीकर का शोर कम करने की चुनौती थी। महाराष्ट्र जैसे राज्य में बड़ा सियासी बवंडर आ गया, विवाद चल ही रहा है, खत्म नहीं हुआ। लेकिन यूपी जैसे सबसे बड़े प्रदेश में, 22 करोड़ की आबादी वाले राज्य में योगी आदित्यनाथ ने जो आदेश जारी किया उसका सबने पालन किया। यानी योगी आदित्यनाथ ने इस चुनौती को भी कामयाबी के साथ पूरा किया। लेकिन अब योगी आदित्यनाथ का एक और बड़ा टेस्ट है, और यह टेस्ट है ज्ञानवापी मस्जिद की वीडियोग्राफी, जिसके बारे में दावा यह है कि वो काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई मस्जिद है। सबके अपने अपने पक्ष हैं इसको लेकर। दरअसल 6 और 7 मई को बनारस की ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे होना है। सर्वे में एक टीम मस्जिद जाकर मुआयना करेगी और वीडियोग्राफी करेगी। मुआयना और वीडियोग्राफी का यह काम वाराणसी की स्थानीय अदालत के आदेश पर होगा। स्थानीय अदालत ने हिंदू पक्ष की मांग पर एडवोकेट कमिश्नर को मस्जिद के अंदर जाकर मुआयना करके 10 मई तक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। लेकिन इस सर्वे से पहले ही धमकियां दी जाने लगी, इस वीडियोग्राफी से पहले ही धमकियां आने लग गई। ज्ञानवापी मस्जिद के जॉइंट सेक्रेटरी एसएन यासिन ने कहा कि कोर्ट के आदेश के बाद भी वो मस्जिद के अंदर सर्वे की इजाजत नहीं देंगे। एक खास एरिया तक, वहां तक आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं, लेकिन मस्जिद के अंदर जाने की मत सोचिएगा, ये कह रहे हैं। एसएन यासिन ने कोर्ट के फैसले को गर्दन पर तलवार जैसा बता दिया। पहले जरा उनका जो कहना है, कैसे वो फैसले को ताक पर रखकर धमका रहे हैं, एक बार सुनिए। फिर आज पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सब समझाऊंगा इस ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर की। ऐसा है, वही तो मैं कह रहा हूँ। कोर्ट अगर ये ऑर्डर कर दे जाके यासीन साहब की गर्दन काट ले आइए, तो हम बढ़ जाए चुपचाप, आइए भैया गर्दन काट लीजिए मेरी। वो अलग नहीं, माफ कीजिएगा, एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है। जब एक कानून बना हुआ है, इस दायरे के अंदर सिर्फ मुसलमान आ सकते हैं या सुरक्षा कर्मी आ सकते हैं, और कोई नहीं आ सकता। तो क्या वो कानून छोड़ दिया जाए, बिल्कुल बंद कर दिया? इसका मतलब फिर तो छोड़ दिए, सब खुलेआम आते जाते रहे लोग। हम तो ये कह रहे हैं, हम कानून के दायरे में रहते हुए अंदर नहीं आने देंगे, बस। सोल्यूशन कुछ नहीं। श्रृंगार गौरी का जहाँ का केस है, श्रृंगार गौरी पर जाएँ, श्रृंगार गौरी का देखें, श्रृंगार गौरी से करें, कोई मतलब नहीं है उससे। ऐसा है, प्रशासन मंजूरी देती है तो वीडियोग्राफी करें, हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मस्जिद के अंदर नहीं, बैरिकेडिंग के अंदर नहीं, मस्जिद के अंदर नहीं। तो यासिन साहब कह रहे हैं कि ये तो ऐसे है जैसे कल को कोर्ट कह दे कि मेरे गर्दन पर तलवार चला दो, तो क्या मैं मान लूंगा? बॉस, कोर्ट तलवार चलाने क्यों कहेगा? ये तो कुतर्क है। आप जो तर्क दे रहे हैं वो कुतर्क है। दूसरा, आप कह रहे हैं कि ये तो वैसे हो गया कि भाई सब खुला छोड़ दो, कोई भी आए कोई भी जाए। तो मस्जिद के अंदर कोई भी आए कोई भी जाए तो क्या बुरा है? मंदिर के अंदर भी कोई भी आता है और जाता है। अब मंदिर मस्जिद के अंदर कुछ ऐसा होने लगा कि छुपाया जाए, दिखाया ना जाए, ये तो पहली बार सुनने को मिल रहा है।
दरअसल इस विरोध की वजह क्या है, वीडियोग्राफी से डर कैसा है, यह सवाल उठ रहा है। लोग पूछ रहे हैं ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर ऐसा क्या है जिसको दिखाने से डर लग रहा है या जिसको दिखाना नहीं चाहते। क्योंकि देश भर में, अब देखिए कल ईद है, आप देखेंगे देश भर के अलग अलग मस्जिदों से तस्वीरें आ जाएंगी। जब सब जगह से तस्वीर आ सकती है तो ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी क्यों नहीं हो सकती, वहां से तस्वीर क्यों नहीं आ सकती। आप इसको रोककर और लोगों के मन के अंदर संशय पैदा कर रहे हैं कि आप कुछ छुपा रहे हैं। दरअसल अंदर क्या है, इसको लेकर क्या बातें हैं, आज आपको बताऊंगा। लेकिन यह पहले जान लीजिए कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा क्या है। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2000 साल पहले महाराजा विक्रमादित्य ने कराया था। सन 1669 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मंदिर को नष्ट किया और मंदिरों के अवशेषों का इस्तेमाल जिस मस्जिद को बनाने के लिए किया गया वही ज्ञानवापी मस्जिद है, यह हिंदू पक्ष दावा करता है। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ के मंदिर परिसर की जमीन पर है, बिल्कुल बगल बगल। जब प्रधानमंत्री ने वो नया परिसर इनॉग्रेट किया था तो जब मैं रिपोर्टिंग के लिए गया था मैंने आपको दिखाया था कि कैसे मंदिर है और बगल में मस्जिद है। ज्ञानवापी मस्जिद की चार दीवारी मंदिर का ही हिस्सा है और यह मस्जिद से काफी पुरानी है, जबकि विश्वेश्वर मंदिर की संरचना 15वीं शताब्दी से पहले की है। मंदिर को नुकसान पहुंचाने से उसका धार्मिक स्वरूप नहीं बदलता, यह हिंदू पक्ष का दावा है कि तुमने अगर मंदिर तोड़ भी दियो, क्योंकि उनको लगता है मंदिर तोड़ा गया है तब मस्जिद बनी है, तो वो ये कहते हैं कि तुमने मंदिर तोड़ दी तो भी ऐसा नहीं है कि मंदिर खत्म हो गया। स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ज्ञानव्यापी परिसर में है, ये वो दावा करते हैं। ज्ञानव्यापी परिसर में खुदाई कराई जाए, इसका दावा वो करते हैं, मांग करते हैं। और मूल शिवलिंग और प्राचीन मंदिर के अवशेष वहीं मौजूद हैं, यह भी हिंदू पक्ष का दावा है। ज्ञानवापी मस्जिद का मामला वाराणसी कोर्ट में 1991 में पहुंचा था, लेकिन बीते 3 दशकों से मामला कोर्ट में लटका हुआ है। वैसे तो 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के मुताबिक ज्ञानव्यापी परिसर का स्टेटस को नहीं बदल सकता, लेकिन यह पहली बार है कि किसी कोर्ट ने ज्ञानव्यापी विवाद में सर्वे या वीडियोग्राफी का आदेश दिया। वीडियोग्राफी खासतौर पर, सर्वे का नहीं। ज्ञानव्यापी मस्जिद के मामले में जो शुरुआत हुई है वैसी ही शुरुआत राम जन्मभूमि के मामले में हुई थी, आपको याद होना चाहिए। जब फैजाबाद के सिविल जज ने 1 अप्रैल 1950 को विवादित स्थल का नक्शा तैयार करने के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया था। कोर्ट कमिश्नर ने उसी साल अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी और वो रिपोर्ट अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हिस्सा भी है। तो इसीलिए जो लोग ये कहते हैं कि अरे ये क्या करने की जरूरत है, क्या हुआ और इससे क्या होगा, राम जन्मभूमि पर जो आज मंदिर बन रहा है उसकी भी शुरुआत कभी ऐसे ही हुई थी। राम जन्मभूमि का आपको उदाहरण बताता हूं। राम जन्मभूमि केस में हाईकोर्ट के आदेश पर वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी हुई। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI ने जन्मभूमि की खुदाई करके रिपोर्ट दी और कोर्ट के आदेश पर इकट्ठा किए गए सबूत राम जन्मभूमि केस में बहुत अहम साबित हुए। इस मामले में मई 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद ASI ने खुदाई शुरू की। लगभग 2 महीनों तक ASI ने खुदाई की। 131 मजदूरों की टीम लगी। 11 जून को ASI ने अंतरिम रिपोर्ट जारी की और अगस्त 2003 में ASI ने हाईकोर्ट में 574 पेज की फाइनल रिपोर्ट सौंपी थी। ASI की रिपोर्ट में कुछ बड़ी बातें तब सामने आई थी, जैसे विवादित ढांचे के नीचे प्राचीन मंदिर के अवशेष होने का दावा था। यहां 10वीं शताब्दी से लेकर ढांचा बनाए जाने तक लगातार निर्माण हुआ, यह भी इस रिपोर्ट में कहा गया था। खुदाई में यहां जो अवशेष मिले हैं वो ढांचे के नीचे उत्तर भारत के मंदिर होने का संकेत देते हैं। उत्तर वैदिक काल तक की मूर्तियों और अन्य वस्तुओं के खंडित अवशेष भी यहां खुदाई के दौरान मिले थे। खुदाई के दौरान राम चबूतरे के नीचे प्लास्टर किया हुआ चबूतरा मिला था। खुदाई में सभी खंबे एक कतार में मिले थे। रिपोर्ट में स्तंभ के साथ मूर्तियों के होने की बात थी। ढांचे के नीचे पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक की प्राचीन परिधि पाई गई थी। कमल, कौस्तुभ, गहना, मगरमच्छ, मुखौटा आदि जैसे नक्काशीदार हिंदू अलंकरणों वाले खूबसूरत पत्थर के टुकड़े इन दीवारों में इस्तेमाल किए गए थे। ये इतनी चीजें ASI के उस खुदाई में राम मंदिर वाले मामले में मिली। अब लोग कहते हैं अगर कुछ नहीं है, वहां मस्जिद ही थी, एक बार सर्वे हो जाए, एक बार वीडियोग्राफी हो जाए, दिक्कत क्या है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, जिस श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर विवाद है वो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर है, लेकिन मस्जिद की बैरिकेडिंग के बाहर है। यह मंदिर साल में एक बार भक्तों के दर्शनों के लिए खुलता है,
मार्च अप्रैल में चैत्र नवरात्रि के चौथे दिन श्रृंगार गौरी की आराधना का विशेष महत्व है। माना जाता है कि हिंदू पक्ष चाहता है कि श्रृंगार गौरी के दर्शन भक्त प्रतिदिन कर सके। तो श्रृंगार गौरी तक वीडियोग्राफी की बात वो कर रहे थे कि भाई यहां तक कर लो, लेकिन मस्जिद के अंदर ना करो। अब लोग ये भी पूछते हैं कि भाई जब श्रृंगार गौरी वहां मिल सकता है तो मंदिर के अंदर शिवलिंग होने का जो दावा किया जाता है वो 100% गलत है, ये कैसे मान लें? और जब आप वीडियोग्राफी नहीं करने देंगे, सर्वे नहीं करने देंगे, तो लोगों का शक बढ़ता है। लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट किसी भी केस की दिशा तय करने में बहुत अहम होती है। कई बार ऐसी रिपोर्ट केस का आधार बनती है, लेकिन जो लोग मस्जिद में वीडियोग्राफी का विरोध कर रहे हैं उन्हें अभी अलविदा की नमाज की तस्वीरें देखनी चाहिए। भाई जब इस नमाज की तस्वीर आ रही है, ये भी तो मस्जिद के अंदर ही है ना, तो लोग पूछ रहे हैं कि भाई जब मस्जिद के अंदर की तस्वीरें आ सकती हैं, नमाज पढ़ने की तस्वीरें आ सकती हैं, कल देखिएगा अलग अलग मस्जिदों से तस्वीरें आएंगी, तो फिर क्या दिक्कत है एक और मस्जिद की तस्वीर आ जाए? काशी पर हमलों का इतिहास भी देख लीजिए। अगर ऐसा हुआ होता कि इस देश के अंदर कोई भी मंदिर न टूटा हो तो फिर लोग कहते कि चलिए यह भी कैसे हो सकता है कि यहां बना, क्योंकि इतिहास है ना। आपको मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाने का इतिहास नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ की बात जरूर है, उसकी चर्चा जरूर है, उसका इतिहास जरूर है कि मंदिर तोड़े गए। इसलिए लोगों के मन में प्रश्न आता है, उनके अपने तर्क हैं, उनके अपने दावे हैं। काशी पर हमलों का इतिहास भी आपको देख लेना चाहिए। काशी पर पहला हमला साल 1034 में महमूद गजनवी के अफगान सरदार नियालतगीन ने किया था। 1034 में उसने अचानक बनारस पर धावा बोल दिया और कई घंटे लूट मचाकर वापस पंजाब चला गया। इसके बाद मोहम्मद गौरी ने काशी को बुरी तरह से लूटा, मंदिरों के कलश तोड़ दिए, मंदिरों में जितना सोना चांदी था सब उठाकर ले गया। मोहम्मद गौरी के सिपहसालार कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी काशी को लूटा था और ज्यादातर शिवालय ध्वस्त कर दिए थे। मोहम्मद गौरी के ही सिपहसालार बख्तियार खिलजी के बंगाल अभियान के रास्ते में भी काशी पर कई बार हमले किए गए। 1447 में जौनपुर के सुल्तान महमूद शाह ने काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमला किया और मंदिर को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब आप ये ट्रैक देख रहे हैं, ये रिकॉर्ड देख रहे हैं, ये इतिहास देख रहे हैं कि जब इतने एग्जाम्पल आपको मिल रहे हैं कि काशी में हमले हुए, मंदिर तोड़े गए, मंदिर लूटे गए, तो एक और मंदिर का हिस्सा टूटा हो या ना टूटा हो, इसको लेकर चर्चा जरूर होगी। भाई मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि जैसे अगर कोई व्यक्ति है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम साफ है कि उसने कभी कोई गलत काम नहीं किया और उस पर कोई बहुत संगीन आरोप लगता है, तो लोग कहते हैं नहीं, ये ऐसा नहीं कर सकता, ये आप गलत फंसा रहे हो उसको। लेकिन एक आदमी है जिसके बेईमानी का मान लीजिए इतिहास है और वो उसके ऊपर इतना सा भी कुछ होगा ना, तो लोग कहेंगे नहीं इसका चेकिंग कीजिए, इसको पुलिस को बुलाइए, अभी दिखाइए, ये कुछ जरूर गड़बड़ किया। वैसे ही जब इस देश में इतिहास है मंदिरों को तोड़ने, उन्हें नष्ट करने, उन्हें लूटने का, तो लोग तो प्रश्न पूछेंगे और आप उस प्रश्न को और हवा दे रहे हैं कि नहीं कोई मस्जिद के अंदर वीडियोग्राफी नहीं। 1642 में शाहजहां ने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया। मुख्य मंदिर नहीं तोड़ सके, लेकिन 63 छोटे मंदिरों को तोड़ा गया, यह इतिहास में है। फिर काशी पर औरंगजेब की बुरी नजर पड़ी। साल 1669 में औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर ध्वस्त करने का फरमान दिया था, यह कहा जाता है। सिर्फ मंदिर का पिछला भाग छोड़ दिया, बाकी सब तोड़ दिया था, यह भी इतिहास के पन्नों में। तो प्रश्न तो लोग पूछेंगे। औरंगजेब छठा मुगल शासक था, वो शाहजहां का तीसरा बेटा था और बहुत कट्टर शासक था। उसने काशी विश्वनाथ मंदिर को कैसे तोड़ा था वो भी आज आपको बता देता हूं। 1669 में औरंगजेब ने मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया। औरंगजेब के आदेश पर मुगल सेना ने मंदिर तोड़ना शुरू किया। औरंगजेब की मुगल सेना ने विश्वेश्वर का मंदिर ध्वस्त कर दिया। मंदिर के महंत शिवलिंग लेकर ज्ञानवापी कुंड में कूद गए, यह दावा किया जाता है। मुगल सेना ने मंदिर में विशाल नंदी प्रतिमा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तमाम प्रयासों के बाद भी मुगल नंदी प्रतिमा तोड़ नहीं सके। और ये वो मुगल हैं जिनको हमारे इतिहास के पन्नों में, हमारे स्कूल की किताबों में बहुत महान बताया गया है, जिनका इतिहास ये है तोड़ा तोड़ी का।
औरंगजेब ने काशी विश्वनाथ मंदिर क्यों तोड़ा था? इसकी 4 बड़ी वजह बताई जाती है। काशी हिंदू धर्म के पठन पाठन संस्कृति का सबसे बड़ा केंद्र था, तो उसको लगा इस केंद्र को ध्वस्त कर दो। जब वहां पठन पाठन ही नहीं होगा हिंदू धर्म का, तभी तो आप उस धर्म पर चोट कर पाओगे, संस्कृति को नष्ट कर पाओगे। दूसरी बड़ी वजह बताई जाती है कि काशी की प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि से औरंगजेब को बहुत नफरत थी कि इतना प्रसिद्ध कैसे है, जबकि इतनी बार इसको लोग लूट लूट के गए, तब भी इतना प्रतिष्ठित और प्रसिद्धि कैसे है, इससे बड़ी उसको चिढ़ थी। यहां तक कि औरंगजेब का भाई दारा शिकोह भी 1656 में काशी आया था। काशी औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह का बड़ा केंद्र भी बन रही थी, इसलिए भी औरंगजेब को काशी से नफरत थी। औरंगजेब के राज में देश भर में मंदिरों को तोड़ा गया था, कई मंदिरों को तोड़ा गया था। 1669 में औरंगजेब ने अपने सभी सूबेदारों को हिंदू मंदिरों और पाठशालाओं को तोड़ने का फरमान दिया था। बहुत महान था क्या? इस मुगल के हम गीत गाते फिरें जो पाठशालाओं को तोड़ रहा है। न्यूज की पाठशाला में आज सुनिए कि देश की पाठशालाओं के साथ क्या हुआ था। हिंदू मंदिरों को तोड़ने का फरमान दिया इस आदमी ने, और लोग कहते हैं कि नहीं नहीं कैसे हो सकता है, कैसे बना होगा, क्या होगा। तो मंदिर किस लिए तोड़ रहा था? हिंदू मंदिर, पाठशालाएं और ज्ञान के केंद्र तोड़ने के लिए औरंगजेब ने अलग से एक विभाग भी बना दिया, मतलब डिपार्टमेंट बना दिया जो यही काम देखेगा। औरंगजेब के इसी दौर में उत्तर भारत के सैकड़ों हिंदू मंदिर तोड़े गए। इनमें खास तौर पर काशी का विश्वनाथ मंदिर, मथुरा का केशव देव मंदिर, पाटन का सोमनाथ मंदिर सब शामिल है। और ये अपनी मर्जी से नहीं बता रहा हूं, ये इतिहास के पन्नों में है कि इस आदमी का दिमाग, औरंगजेब का, यही चलता था कि मंदिर तोड़ दो, पाठशालाएं तोड़ दो, हिंदू संस्कृति को तबाह कर दो। औरंगजेब ने 49 साल राज किया था, 49 ईयर्स, और इस राज में हिंदुओं पर अनगिनत अत्याचार किए थे। ये हिस्ट्री आपको इसलिए बता रहा हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं नहीं कोई जरूरत ही नहीं है, कुछ नहीं हुआ, वहां वही था, वहां यही था, उनको जानना चाहिए कि लोगों के मन में प्रश्न ऐसे ही नहीं आ रहे। उस जगह जो लोग रहते हैं, काशी में जो लोग रहते हैं, उन्होंने इसको जाना है, जिया है, समझा है, देखा है, मंदिरों को टूटते उनके अवशेष, इसलिए वो आज ये कहते हैं कि भाई इसकी जांच होनी चाहिए। हिंदुओं पर इस आदमी ने अनगिनत अत्याचार किया। औरंगजेब ने, उसने हिंदुओं के लिए दोगुना चुंगी कर लगा दिया, हिंदुओं से जजिया कर वसूला जाने लगा, हिंदू से मुस्लिम बनाने वालों को सरकारी ओहदे मिलते थे कि अगर तुम कन्वर्ट कर दोगे हिंदू को मुसलमान में तो तुमको सरकारी नौकरी मिलेगी। हिंदू पेशकारों और दीवानों को सेवा से निकाल दिया था। बड़े बड़े शहरों में उसने गीत संगीत बंद करा दिए, होली, दिवाली और दूसरे त्योहारों पर रोक लगा दी थी, मूर्ति पूजा को बंद करने का फरमान निकाल दिया था। औरंगजेब का इतिहास इसलिए नहीं बता रहा कि आपको औरंगजेब का पता होना चाहिए, आपको यह इतिहास इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जिस काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानव्यापी मस्जिद का जिक्र हो रहा है वो उसी औरंगजेब के काल का इतिहास है जिसको लेकर आज चर्चा हो रही है। औरंगजेब का शासन 1658 से 1707 तक। इस दौरान कौन कौन से बड़े हिंदू मंदिरों को तोड़ा गया वो देख लीजिए। 1661 में ओडिशा में बलदेव मंदिर तोड़ दिया गया। 1663 में ओडिशा में ही केदारपुर मंदिर तोड़ा। फिर 1664 में ग्वालियर सिद्ध ग्वाली मंदिर तोड़ा, मस्जिद बनवाई। 1665 में सोमनाथ मंदिर तोड़ा। 1666 में हरियाणा में भीमा देवी का मंदिर तोड़ा। 1667 में दिल्ली में कालका देवी मंदिर तोड़ा। 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा। 1670 में वृंदावन में गोविंद देव मंदिर तोड़ा इसी आदमी ने, और 1671 में मथुरा का केशव राय मंदिर तोड़ा। 1685 जबलपुर 64 योगिनी मंदिर तोड़ा गया। 1693 गुजरात के वडनगर में हटकेश्वर मंदिर तोड़ा इस आदमी। 1696 कर्नाटक में रंगनाथ स्वामी मंदिर तोड़ा। 1699 में लखनऊ के पास अष्टभुजा मंदिर तोड़ा। 1705 महाराष्ट्र के पंढरपुर में मंदिर तोड़ा। यह तो अभी कुछ मंदिरों की लिस्ट बताई है। तो वो जो ज्ञानी घूमते हैं ये बताते हुए कि नहीं नहीं बहुत धार्मिक सौहार्द था, मुगलों के राज्य में कोई मंदिर नहीं टूटा, उनको बताइएगा कि ये तो कुछ की लिस्ट है जो तोड़े गए थे। लेकिन उस आदमी की सोच ये नहीं थी कि मंदिर तोड़ दो, वो दरअसल उस सोच को तोड़ देना चाहता था, उस हौसले को तोड़ देना चाहता था, उस संस्कृति की नींव को तोड़ देना चाहता था जो हिंदुस्तान में इतने साल से चली आ रही।
हिंदू संस्कृति को खत्म कर देना, नष्ट कर देना, उसका पठन पाठन ना हो सके, यह उसके दिमाग में भरा हुआ था। और ऐसे आदमी के राज में जब काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा गया तो लोगों के मन में अगर यह प्रश्न उठता है तो आप उसको 100% गलत नहीं कह सकते कि वो जब पूछते हैं कि क्यों उधर शिवलिंग नहीं हो सकता, क्यों उधर सर्वे नहीं होना चाहिए, क्यों एक बार नहीं देखना चाहिए कि वहां क्या था और नहीं था, एक बार अरे भाई मैं तो सिंपल सी बात कहता हूं, अगर कुछ नहीं है तो वीडियोग्राफी से, वहां सर्वे से दिक्कत क्या है? एक बार दिखेगा, सब खत्म हो जाएगा मामला। आपके घर में कोई कह दे तुम्हारे घर में मंदिर था, वहां शिवलिंग है, मेरे घर में कोई कह दे, मैं क्या बोल रहा हूं, आओ देखो, देख लो, मेरे घर में अगर मिलता है पूरा खोद दो, देखो या तुमको कुछ मिलता है, नहीं मिलेगा। आप ना करके और कोर्ट के आदेश का कि भाई देख लेंगे कैसे मस्जिद के अंदर कोई घुसेगा, नहीं घुस सकता, ये सब बातें करके और माहौल खराब होता है। कई इतिहासकारों के मुताबिक औरंगजेब ने जब काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़ा तो औरंगजेब के दरबार में चंद्रभान कश्मीरी बड़ा आहत हुआ। उसने ज्ञानवापी मस्जिद की दीवार पर फारसी में एक वाक्य लिखा, ये कुछ इतिहासकार दावा करते हैं, जिसका हिंदी में अर्थ था कि ऐ शहंशाह मेरे मंदिर की करामात तो देख, नष्ट होने पर तेरे खुदा का घर बनता है। इतिहासकार बताते हैं कि ये लाइनें पढ़कर औरंगजेब बहुत शर्मसार हुआ। लेकिन औरंगजेब शर्मसार हो या ना हो, आज की तारीख में जब हम 2022 में, प्रश्न इस बात का है कि क्या देश का कानून अपनी मर्जी से माना जाएगा? कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो लाउडस्पीकर की आवाज कम करने के लिए, तब सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे। जब देश की संसद में कानून बने 3 तलाक को लेकर तो उसका विरोध करेंगे। सीए एनआरसी से किसी की नागरिकता न भी जाती हो तो शाहीन बाग बनाएंगे। लेकिन जब आज कोर्ट कहे कि वीडियोग्राफी कर लीजिए तो आप उसमें जो है अड़ंगा डालने की कोशिश करेंगे। क्यों ये विवाद हमेशा के लिए ना खत्म हो जाए? एक बार सर्वे और सारी चीजें होगा। और योगी आदित्यनाथ के राज में 6 तारीख को ये जो वीडियोग्राफी होनी है, ये कैसे होगी? क्या पूरे मस्जिद में वीडियोग्राफी का मामला आगे बढ़ेगा? योगी आदित्यनाथ इसको कैसे संभालेंगे? क्या कोई विवाद नहीं होने देंगे जैसे उन्होंने अब तक नहीं होने दिया है? ये उनका सबसे बड़ा टेस्ट होगा। इस पर नजर रहेगी, आपको बताएंगे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईमानदारी का एक टेस्ट बार बार पिछले 8 सालों से लिया जा रहा है, तो हमने सोचा आज पीएम की ईमानदारी का चैप्टर खोलते हैं पाठशाला में। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो उन्होंने एक बात डंके की चोट पर कही थी, और वो डंके की चोट पर कही गई बात जो प्रधानमंत्री ने कही थी, वो आज भी लोग जो है कई बार जिक्र में लाते हैं, लोगों को ध्यान रहता है। और पीएम ने एक बात कही थी, उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। ये पीएम मोदी का बड़ा क्लियर मैसेज था जब वो इस देश के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे, क्योंकि लोगों ने उनको चुना ही इस बात के लिए था, क्योंकि लोग त्रस्त थे इस खाने की समस्या से, नेताओं के खाने की और पचा जाने की समस्या से। ये बात देश के सिस्टम को तो पहले ही समझ आ गई, अब चीन भी इसे समझ गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ना खुद खाएंगे ना किसी और को खाने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदारी का चैप्टर खोलने के लिए आपको टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का एक ट्वीट दिखाता हूं। महुआ मोइत्रा जो ममता बनर्जी की बहुत खास है, उन्होंने ट्वीट में चीन की स्मार्टफोन कंपनी है Xiaomi, जिसका मोबाइल आप यूज करते हैं, कुछ लोग पाठशाला इसी Xiaomi के मोबाइल पे देखते हो, Xiaomi भी कुछ लोग कहते हैं इसको। पर ईडी के एक्शन का, जो Xiaomi पर एक्शन हुआ उसका ईडी ने एक्शन लिया, उसका मुद्दा महुआ मोइत्रा ने उठाया। महुआ मोइत्रा ने लिखा कि ईडी ने जिस कंपनी की 5,500 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है, उसी कंपनी ने पीएम केयर्स फंड में 10 करोड़ रुपए दान दिए थे। Xiaomi इंडिया पर क्या एक्शन हुआ पहले यह समझिए, फिर नरेंद्र मोदी की ईमानदारी का एंगल कैसे आता है उस पर आऊंगा। ईडी ने शनिवार को Xiaomi इंडिया के
5,551 करोड़ की कीमत के फंड जब्त कर लिए। मतलब अकाउंट में जो पैसा रखा हुआ था उसको रोक दिया। ये पैसे कंपनी के अलग अलग बैंक अकाउंट में हैं, जिसे फ्रीज कर दिया गया है। फ्रीज कर दिया मतलब अब कंपनी इसको निकाल नहीं सकती, अभी उस पर रोक लगा दी कि ना छूना मत इसको। महुआ मोइत्रा के ट्वीट से यह समझ में नहीं आ रहा कि वो प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रही है या उनकी ईमानदारी की तारीफ कर रही है, क्योंकि उनका तर्क क्या है? वो ये कह रही हैं कि ये जो शाओमी कंपनी है जो मोबाइल बनाती है, उसने पीएम केयर्स फंड में 10 करोड़ रुपए दिए। यही आरोप है ना उनका कि शाओमी ने जो कंपनी है उसने पीएम केयर्स फंड में 10 करोड़ रुपए डोनेट किए। और अब ये कह रही हैं कि भाई ईडी ने एक्शन लिया, और एक्शन क्या है भाई कि उसी कंपनी का जिसने पीएम केयर्स फंड में पैसा दिया उसका 5,551 करोड़ रुपया इसको फ्रीज कर दिया कि ना तुम इसको नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि तुमने देश में जो कानून है उसका उल्लंघन किया। अब आप मुझे बताइए कि इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि जिन नरेंद्र मोदी के लिए कहा जाता है सूट बूट वालों की सरकार है और ये और वो फलाना ढिमकाना, वो आदमी अगर 10 करोड़ रुपया का डोनेशन पीएम केयर्स फंड में दे दिया गया और तब वो कंपनी है शाओमी उस पर एक्शन नहीं लेते, तब ना साबित होता कि उनके अंदर बेईमानी है कि ना इसने 10 करोड़ रुपया दिया, इस पर कैसे ऐसा एक्शन ले सकते हैं, छोड़ो जाने दो। इससे तो यह साबित हो रहा है कि 10 करोड़ रुपया दो, 50 करोड़ रुपया दो, 100 करोड़ रुपया दो, अगर तुम पीएम केयर्स फंड में पैसा देकर यह सोचते हो कि देश का पैसा लूट लोगे और विदेश ट्रांसफर कर दोगे तो वो इस देश में नहीं चलेगा। तो महुआ मोइत्रा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईमानदारी का सबूत दे रही है। डोनेशन अपनी जगह है, कानून देश का अपनी जगह है। डोनेशन देकर कानून तोड़ोगे ये इस देश में नहीं चल रहा। डोनेशन से मदद कर सकते हो, डोनेशन देकर इस देश का कानून नहीं खरीद सकते, ये नरेंद्र मोदी ने साबित किया। तो महुआ मोइत्रा तो और नरेंद्र मोदी की ईमानदारी का सबूत दे रही है, क्योंकि कुछ लोग कहते थे ये पीएम केयर्स फंड जो है ये बेईमानी करने के लिए बनाया गया है। अगर बेईमानी करने के लिए 10 करोड़ रुपए लिए गए थे तो फिर तो इस कंपनी को फायदा पहुंचाया जाता। इसको तो पकड़ के ठांस दिया, पैसा मत निकालना, 5,551 करोड़ छोटी रकम है। 5,500 करोड़ रुपया किसी का आपने रोक दिया कि कैसे इस देश में बेईमानी का सोचे। अब आप सोचिए, ये पुराना इंडिया नहीं ना है भाई कि 10 करोड़ रुपया दिया जो मनाया कर लिए। अब कुछ लोग कह सकते हैं बंगाल में भाई कट मनी होता था, ये होता था, ये सब आरोप लगता था, आप चुनाव में सुनते थे। ये इंडिया है और ये नरेंद्र मोदी है, यहां कट टू कट मामला चलता है। अब इससे मैसेज सबको मिल गया ना कि पीएम ना तो खाएंगे ना खाने देंगे, चाहे तुम कितनी बड़ी कंपनी हो जाओ। शाओमी कंपनी पर दरअसल फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेमा जिसको कहते हैं, 1999 के तहत कार्रवाई। ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया कि कंपनी ने 5,551 करोड़ रुपए की कीमत की विदेशी करेंसी बाहर भेजी। रॉयल्टी के नाम पर यह रकम 3 विदेशी कंपनियों को दी गई, जिसमें एक कंपनी शाओमी ग्रुप से जुड़ी हुई है। रॉयल्टी के नाम पर इतनी बड़ी रकम चीन की मूल कंपनी के निर्देश पर ही भेजी गई थी। बाकी 2 अमेरिकी कंपनियों को भेजी गई रकम भी शाओमी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए भेजी गई। शाओमी इंडिया भारत में ही बने मोबाइल सेट और बाकी प्रोडक्ट खरीदती है। उसने इन 3 विदेशी कंपनियों में से किसी की सेवा नहीं ली जिन्हें यह राशि भेजी गई थी। कंपनी ने विदेशों में रकम भेजने के लिए बैंकों को भी गलत सूचना दी, यह भी आरोप है। ईडी के अधिकारियों ने इसी साल फरवरी में कंपनी के खिलाफ जांच शुरू की थी और इसी महीने ईडी ने कंपनी के ग्लोबल वाइस प्रेसिडेंट से पूछताछ भी की। तो यह नया इंडिया है बॉस, यहां बेईमानी नहीं चलती। शाओमी कंपनी की चीन की कंपनी है और शाओमी टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसी का हिस्सा है जो इंडिया में काम करती है। शाओमी इंडिया भारत में एमआई के फोन बेचती है। कंपनी ने 2014 में भारत में अपना कारोबार शुरू किया था। कंपनी ने अपनी सफाई में क्या कहा वो भी आपको बता देता हूं। कंपनी देश के नियम कानूनों का सख्ती से पालन करती है, ये वो कह रही है। हमारा रॉयल्टी भुगतान और बैंकों को दी गई जानकारी वैध और सत्य है। बहुत बढ़िया, वैध है, सत्य है, ले लेना।
अभी तो अकाउंट फ्रीज किया है, पैसा रोक थोड़ी दिया है। Xiaomi इंडिया ने जो रॉयल्टी भुगतान किया वो हमारे भारतीय संस्करण उत्पादों में उपयोग की जाने वाली इन लाइसेंस प्रौद्योगिकी और आईपी के लिए था। हम किसी भी गलतफहमी को दूर करने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत अच्छा, इंडिया भी प्रतिबद्ध है कि तुम काम करो, लेकिन पैसा नहीं चुराने देंगे देश का। तो दिखा दो कागजात, तुम मत कहना कागज नहीं दिखाएं, कागज दिखाओ, ले जाओ। Xiaomi इंडिया पर फेमा की धारा 4 के उल्लंघन का आरोप है। इस धारा के तहत क्या होता है यह भी जान लीजिए। कोई भी व्यक्ति देश में रहकर देश के बाहर स्थित किसी भी फॉरेन करेंसी या फॉरेन सिक्योरिटी या किसी भी अचल संपत्ति का अधिग्रहण, धारण, ट्रांसफर नहीं कर सकता। सिंपल। प्रधानमंत्री मोदी की ईमानदारी का एक और उदाहरण आपको बताता हूं। जून 2020 में भारत सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बैन किया था। इसमें एक कंपनी थी बाइट डांस, वही जो टिकटॉक ऐप बनाती थी, सब टिकटॉक पगलाए हुए थे, उस कंपनी को भी इन्होंने बैन कर दिया था। इस कंपनी ने भी पीएम केयर फंड में 30 करोड़ रुपए डोनेट किए थे और कंपनी ने बहुत जोर शोर से प्रचार किया था कि हमने पीएम केयर्स फंड में पैसा दिया है। नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब देश का मसला है और ऐसा जो जानकारी थी कि भाई देश में ये लोग जो है जासूसी करते हैं, जो भी करते हैं जिन आधार पर किया गया, कर दो बैन। 30 करोड़ देके खरीद थोड़ी लिया, 30 करोड़ तुमने अपनी मर्जी से दिया, तुमसे हाथ पकड़ के थोड़ी मांगे थे, हाथ फैला के भी नहीं मांगे थे। तुमने कहा हम पीएम केयर्स फंड में देंगे। इनको लगता होगा कि भाई ऐसे रहे हैं बहुत सारे लोग जिनको दे दो तो काम चल जाता था। यहां नहीं चलता। मैसेज क्लियर है, मोदी सरकार में डोनेशन अपनी जगह, कानून अपनी जगह। 30 करोड़, 10 करोड़, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ देके आप खरीद लोगे, ऐसा थोड़ी चलेगा। किसी भी देश को गति देने के लिए उस देश के उद्योगपतियों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन विपक्ष अक्सर यह आरोप लगाता रहता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार सिर्फ 4-5 उद्योगपतियों के लिए। अब अगर ऐसा होता तो नरेंद्र मोदी की सरकार में तो उद्योगपतियों पर एक्शन ही नहीं होना चाहिए था ना। लेकिन आप अनिल अंबानी और सत्यपाल मलिक के उदाहरण से भी समझ लीजिए। सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल हैं आज की तारीख में, इससे पहले वो जम्मू कश्मीर राज्यपाल रह चुके हैं। सत्यपाल मलिक ने जब वो जम्मू कश्मीर में थे तब आरोप लगाया था कि उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। सत्यपाल मलिक के इन आरोपों पर सीबीआई ने अनिल अंबानी की रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब आप बताइए, अनिल अंबानी की जो कंपनी है रिलायंस जनरल इंश्योरेंस, उसको भी बुक कर दिया सीबीआई ने। और यही अनिल अंबानी है जिनके लिए राहुल गांधी चिल्लाते थे कि राफेल की डील जाकर नरेंद्र मोदी ने ऐसे कर दी कि भाई अनिल अंबानी को काम मिल सके। तो अगर अनिल अंबानी इतने पावरफुल है, प्रधानमंत्री के इतने चहेते हैं, तो उनकी कंपनी कैसे बुक हो गई? दूसरा बड़ा बेसिक सा प्रश्न है कि अगर अनिल अंबानी के कहने पर नरेंद्र मोदी राफेल की पूरी डील बदल आए थे, जो आरोप लगाते हैं राहुल गांधी, तो उस आदमी को, सत्यपाल मलिक को, घूस क्यों ऑफर करनी पड़ी? उनका काम तो 1 मिनट में हो जाना चाहिए था, कहीं से फोन चला जाता है, हाँ कर दो भाई। अगर इतने खास हैं जिनके लिए फ्रांस में जाकर राफेल का सौदा कर दिया जाए तो वो आदमी घूस देता फिरेगा। ये इस देश में एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, एजेंडा चल रहा है। और जो मैं बार बार कहता हूं, विपक्ष में ना ईमानदारी की कमी। आप दूसरे को बेईमान साबित करने के लिए खुद ईमानदार होकर तो आरोप लगाओ। आपको खुद पता है जो आप कह रहे हो, राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिका मामला। अब यहां लोग पूछेंगे कि आपने आरोप लगाया था कि भाई अंबानी अडानी की सरकार है, अंबानी का तो की कंपनी बुक हो गई। सत्यपाल मलिक ने क्या कहा था कि जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए आरएसएस के एक बड़े नेता और कारोबारी अनिल अंबानी से जुड़ी फाइल को मंजूरी के बदले 300 करोड़ की रिश्वत ऑफर की गई। सत्यपाल मलिक के आरोपों पर सीबीआई जांच कर रही है, जो लग रहा है उस पर काम हो रहा है। अब सोचिए, सत्यपाल मलिक वो शख्स है जिन्होंने कृषि कानून पर खुलकर मोदी सरकार का विरोध किया था। अगर सब झाड़कर कालीन के नीचे छुपाना होता तो इतना ही तर्क बहुत था कि अरे ये तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलते रहते हैं, नरेंद्र मोदी सरकार की आलोचना करते हैं, इनकी बात पे क्या भरोसा करते। लेकिन उनके बोलने पर, अच्छा उन्होंने प्राइवेट जगह नहीं बोला, पब्लिकली बोला, तो उस पर भी सीबीआई की जांच शुरू हुई। इन सब के बावजूद जब उन्होंने अनिल अंबानी की कंपनी पर रिश्वत के आरोप लगाए तो उस पर केस दर्ज हुआ। अनिल अंबानी को बचाने को
कोई इकोसिस्टम आगे नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने मैसेज क्लियर दे रखा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसलिए मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की जो साफ और बेदाग छवि है उसको फोकस करके खराब करने, एजेंडे के तहत खराब करने की बजाय विपक्ष जो है कुछ और मुद्दे ढूंढेगा तो शायद वो ज्यादा काम आ पाएगा, क्योंकि जो है वो तो दिख ही रहा है। लेकिन पीएम की बात कर रहा हूं तो पाठशाला में अब डिप्लोमेसी की क्लास। रूस और यूक्रेन के युद्ध के बीच पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश यात्रा पर गए और वो विदेश यात्रा भी यूरोप की है। 3 दिन की यात्रा पर पीएम मोदी सबसे पहले जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। उसके बाद पीएम मोदी जर्मन चांसलर से मिलने फेडरल चांसलरी गए, जहां उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बर्लिन में पीएम मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स के साथ मुलाकात की और दोनों नेता इंडिया जर्मनी कोऑपरेशन की बैठक में शामिल हुए। भारत और जर्मनी के बीच ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर समझौता हुआ। दोनों देशों के बीच ग्रीन हाइड्रोजन वर्क फोर्स बनाने पर सहमति बनी। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने पीएम मोदी को G7 समिट में शामिल होने का भी न्योता दिया। इस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध पर भी चर्चा हुई। बर्लिन में जर्मन चांसलर के सामने ही प्रधानमंत्री मोदी ने रूस यूक्रेन युद्ध पर कहा कि इस युद्ध में किसी की जीत नहीं होगी। तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, महंगाई बढ़ गई है। भारत शुरू से कहता रहा है युद्ध से सबका नुकसान होगा, इसलिए विवाद सुलझाने के लिए बातचीत ही इकलौता उपाय है। यह कहते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल अमेरिका और उसके सहयोगी देशों को एक तरीके से यह बता रहे थे कि ये जो पीछे से यूक्रेन को पुश कर रहे हो, अपना एजेंडा चला रहे हो, इससे तुमको कोई फायदा नहीं होना है। इंडिया बार बार कहता रहा कि इससे फायदा नहीं होगा, लेकिन तुम, अमेरिका का तो काम ही यही है। वो पीछे से पुश मारता रहा यूक्रेन को, बाद में अपने हट गया, यूक्रेन फंस गया। लेकिन दुनिया जो है वो फंस गई इस मामले में कि तेल और गैस की कीमतें बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, बहुत चीजें महंगी हो गई। अब इंडिया की इकोनॉमी तो फिर भी 8% से ऊपर अभी बताया जा रहा कि भागेगी। अमेरिका सोचे, ब्रिटेन सोचे, यूरोप सोचे, आपके लिए ज्यादा मुश्किल है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां बैठ के समझाए कि हमको ज्ञान मत दो, तुम देखो तुम्हारा क्या होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने यूक्रेन की मानवीय सहायता की है और आगे भी मदद की कोशिश करता रहेगा। एक बार पीएम को सुन लीजिए। यूक्रेन के संकट के आरंभ से ही हमने तुरंत युद्ध विराम का आह्वान किया और इस बात पर जोर दिया था कि विवाद को सुलझाने के लिए बातचीत ही एकमात्र उपाय है। हमारा मानना है कि इस युद्ध में कोई विजयी पार्टी नहीं होगी, सभी को नुकसान होगा। इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो रही है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ पड़ा है, किंतु विकासशील और गरीब देशों पर इसका असर और गंभीर होगा। इस संघर्ष के ह्यूमैनिटेरियन इंपैक्ट से भारत बहुत ही चिंतित है। हमने अपनी तरफ से यूक्रेन को मानवीय सहायता भेजी है। हम अन्य मित्र देशों को भी अन्य निर्यात, तेल आपूर्ति और आर्थिक सहायता के माध्यम से मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, अमेरिका और यूरोप भारत को अपने पक्ष में लाने में लगे हुए हैं और इसके लिए भारत पर लगातार प्रेशर भी बना रहे हैं। अभी पिछले हफ्ते ही यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लियन भारत के दौरे पर आई थी। उन्होंने भी एक बयान दिया था कि यूक्रेन युद्ध पर ग्लोबल कम्युनिटी का जवाबी एक्शन ही तय करेगा कि भविष्य में इंडो पैसिफिक समेत कहीं भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन से कैसे निपटा जाए। इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यूरोप दौरे से ठीक पहले जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्स ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया कि भारत के साथ बातचीत में
द्विपक्षीय संबंध अहम एजेंडे पर होंगे, लेकिन इस दौरान इंडो पैसिफिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर भी चर्चा हो। अब आप गौर कर रहे होंगे, ये लोग बार बार इंडो पैसिफिक की बात लेकर घुस रहे हैं कि इंडो पैसिफिक, और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं भारत को, क्योंकि भारत पे पूरा इन लोग ट्राई कर लिया कि कैसे प्रेशर बनाएं कि ये रूस का विरोध कर दे, यूएनएससी में रूस के खिलाफ वोट कर दे। ये बोलते रह गए। ये नया वाला इंडिया है, सुनता नहीं है, अपने हिसाब से चलना है। नरेंद्र मोदी को पता है कि रूस पे भरोसा किया जा सकता है, अमेरिका पे बिल्कुल नहीं। और दूसरा, हमारी अपनी नीति है, हम किसी का साथ नहीं दे रहे। लेकिन आप कहें जबरदस्ती किसी को जो है वो पकड़ के दबाने की कोशिश करें, ये नहीं हो सकता। तो पहले पूरा प्रयास ये लोग कर लिए, जो बाइडेन ने भी किया था, आपको बताया था ना मैंने, तो वो वाला भी नहीं चला। तो अब क्या कर रहे हैं, इंडो पैसिफिक कि तुम वहां फंसोगे इंडिया तो देखना, फिर हम बताएंगे तुमने क्या किया। तो ये भारत को चीन का डर दिखा रहे हैं। अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह का मार्च का बयान आपको याद होगा ना, उन्होंने भी कहा था कि चीन अगर एलएसी का उल्लंघन करता है तो भारत को यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि रूस भारत के बचाव में आएगा। अरे अमेरिका, तुम क्या आए हो, तुम कभी आए हो किसी के बचाव में? तो ये लोग बार बार भारत को यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन चीन चीन, देखो चीन करेगा हम ही आएंगे, तुम यूक्रेन के लिए नहीं गए, तुम हमारे लिए क्या आओगे? और दूसरी बात कि चीन अगर वहां पर बॉर्डर पर समस्या है तो 1 साल से हम ही संभाल रहे हैं ना। 1 साल से हमारे फौजी ठंड में वहां पर टिके हुए हैं ना, हमारा रफेल खड़ा है ना। तुम आए थे क्या? तुमने कोई मदद की थी क्या? कुछ नहीं। तो ये नया इंडिया है, ये अपने आप में मजबूत, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है बॉस, कोई किसी के काम नहीं आता है। यही दुनिया की सच्चाई है। ये बात नरेंद्र मोदी समझ रहे हैं, इसलिए इंडिया को स्ट्रांग बनाओ। दूसरे के भरोसे रहोगे तो वही होगा जो यूक्रेन के साथ हुआ है। अमेरिका और दूसरे देश जो चीन का डर दिखा रहे हैं और भारत से उम्मीद कर रहे हैं कि वो रूस के आक्रामक रवैये की निंदा करे, यूक्रेन के संकट में रूस के खिलाफ हो जाए, उनसे भारत ने पलटकर कुछ सवाल पूछ लिए कि एशिया में जब चीन सालों से आक्रामकता दिखा रहा है तो उसकी अनदेखी क्यों की गई? बताओ। आज का थोड़ी है, ये लोग तो वही लोग हैं ना जिनको पहले टेररिज्म समझ में नहीं आता था जब तक कि 9/11 नहीं हुआ। वैसे ही इनको चीन जो करता है एशिया में वो नहीं दिखता है। अब दिखा रहे हैं कि देखो देखो चीन क्या करेगा तो हम आएंगे। फिर इंडिया ने पूछा कि यूक्रेन के संकट पर बोलने वाले क्यों अफगानिस्तान भूल जाते हैं, जहां तालिबान से समझौता कर संकट में धकेल दिया गया। तो अब तुम लोग कहां थे? तब कहां थे? आज समझा रहे हो। भारत ने एक एक सवाल पर करारा जवाब दिया और इसके 2 और उदाहरण आपको बताता हूं। अमेरिकी दौरे पर एक पत्रकार ने रूस से भारत के तेल खरीदने पर सवाल किए तो विदेश मंत्री ने सीधा जवाब दिया था कि आप भारत के तेल खरीदने पर चिंता जता रहे हो। यूरोप रूस से जितना तेल एक दोपहर में खरीद लेता है ना, जितनी एनर्जी खरीद लेता है, उतना भारत 1 महीने में नहीं खरीदता। तो पहले जाके वहां देखो, इसलिए चिंता उस तरफ कर लीजिए। ये विदेश मंत्री ने खुल्लम बोल दिया था, खुल्लम खुल्ला। अमेरिका ने भारत के में मानवाधिकारों के उल्लंघन पर नजर होने की बात कही थी तो विदेश मंत्री ने सीधा जवाब दिया था कि अमेरिका के साथ बैठक में मानवाधिकारों पर कोई चर्चा नहीं हुई। जिन्हें हमारे बारे में विचार रखने का हक है, उनके बारे में हमें भी विचार रखने का हक है। हमें भी अमेरिका में मानवाधिकारों पर चिंता है। तुम हमको ज्ञान मत दो, ये नया इंडिया है। दरअसल रूस से गैस और तेल के मामले में आंकड़े भी यूरोप की पोल खोल रहे हैं। यूरोपीय यूनियन जो है, जिसकी हम बात करते हैं, जिसको ईयू लिखते हैं, आप पढ़ते हो ना, ईयू लिखा रहता है, ईयू, यूरोपीय यूनियन, ये 45% कोयला जो है ये किससे लेता है आपको पता है? ये उसी रूस से लेता है जिससे इंडिया को कह रहा है कि तुम क्यों ले रहे हो, तुम क्यों दोस्ती निभा रहे हो। ये 45% गैस, वहां ठंड बहुत पड़ती है तो ये लोग क्या करते हैं, अपना घर जो है वो गैस से गर्म रखते हैं। ये भी ये लोग लेते हैं रशिया से। अरे तुम्हारा बड़ा बेईमानी चल रहा है, तुम सब खरीदोगे, दूसरे को कह रहे हो, मना कर रहे हो। अच्छा तेल देखिए, 25% तेल जो है ये लोग रूस से लेते हैं। वाह भैया, तुम्हारी दोस्ती यारी चलेगी, तुम अपना काम निकालते रहोगे और दूसरे से कह रहे हो एक काम करो ना, तुम उससे दोस्ती तोड़ दो। क्यों भाई? यूरोपीय यूनियन और अमेरिका लगातार रूस से तेल और गैस नहीं खरीदने के लिए भारत पर दबाव बना रहे हैं, लेकिन खुद रूस से धड़ाधड़ तेल और गैस खरीद रहे हैं। यूक्रेन युद्ध के बाद से अब तक 2 महीने में आप सोचिए, इन लोगों का डबल स्टैंडर्ड देखिए। रशिया ने इस 2 महीने में, जब से युद्ध चल रहा है, रशिया ने क्या किया आपको पता है? $62 बिलियन, यानी कितना हो गया अगर आप इसको रुपया में बैठिएगा, 4,74,000 करोड़।
4,74,000 करोड़, मतलब करीब करीब 5 लाख करोड़ का। इतने का तेल, गैस और कोयला ये रूस ने बेचा है पिछले 2 महीने में। सबको बेचा है, इसमें यूरोपीय यूनियन भी है। और इस 4,74,000 करोड़ में यही ईयू जो ज्ञान की गंगा बहा रहा है, ईयू ने कितना तेल गैस खरीदा आपको पता है? 3,36,000 करोड़ का इन्होंने खरीदा है तेल, गैस, कोयला। ये सब ये लोग रूस से खरीद रहे हैं 3 लाख करोड़ का, और दूसरे को ज्ञान दे रहे हैं कि तुम मत खरीदो, तुम इससे कट्टी कर लो, तुम दोस्ती तोड़ दो, तुम इसके साथ खाने पीने मत जाओ। महंगा हो गया है कोयला, फिर भी वहीं से खरीद रहे हैं, जिससे रूस की जो तेल गैस कोयले की इनकम है ये डबल हो गई है। अरे भाई, तो इतनी अगर तुम्हारे अंदर ईमानदारी है, रूस को तुम्हें परेशान करना है, अपना छोड़ना दो। नहीं नहीं, हम कैसे, इन लोगों को तो आदत है, इधर एकदम बर्फ गिर रही है, उधर एकदम गरम गरम घर में आराम से बनियान और हाफ पैंट पहन के घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि एकदम गरम रहता है मामला। हम लोग टाइप ये लोग थोड़े हीटर चलाकर और अलाव जलाकर तापते हैं। इनका सेंट्रली हीटेड घर होता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया में कितनी ठंड पड़ रही है, दुनिया में कितना जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। अपना मामला वार्म रहना चाहिए। तो ये लोग करते हैं। सच्चाई ये है कि पूरा यूरोप रूस के तेल, गैस, कोयले पर निर्भर है। रूस की गैस का सबसे बड़ा खरीदार कौन है? जर्मनी है, जहां पीएम अभी गए हुए। 2024 तक ही जर्मनी रूस के आयात पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म कर पाएगा। हंगरी जैसे देश ने रूस के तेल, गैस पर निर्भरता कम करने की यूरोप की नीति पर चलने से इनकार कर दिया और कहा कि वो अपनी नीति में बदलाव नहीं करेगा। फ्रांस रूस से सिर्फ 20% गैस ही खरीदता है। फ्रांस ने यूरोप की नीति पर विचार करने की बात की है, लेकिन रूस से गैस आयात पर तत्काल कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। पोलैंड और बुल्गारिया जैसे देशों की गैस सप्लाई रूस ने रोक दी है। ये देश 45% गैस रूस से ले रहे थे। रूस से सप्लाई रोके जाने पर पोलैंड ने कहा कि रूस ब्लैकमेल कर रहा है। तुमको करे तो ब्लैकमेल, और तुम जो कर रहे हो कि इंडिया उसके साथ मत जाओ, तुम क्या कर रहे हो? तुम व्हाइटमेल कर रहे हो, तुम भी ब्लैकमेल ही कर रहे हो। तो ये इस वक्त दुनिया की स्थिति बनी हुई है। और इस डबल स्टैंडर्ड वाली दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूरोप के दौरे में हैं, ये बताने और समझाने के लिए कि हम अपनी नीतियों पर चलेंगे। भारत एक बड़ा इमर्जिंग मार्केट है, बहुत तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। हमारी शर्तों पर हमारे साथ चलना चाहते हो तो आओ, स्वागत है। लेकिन ये तो भारतीय प्रधानमंत्री की बात हुई। एक पूर्व प्रधानमंत्री हैं, बड़े चोरी के आरोप लग रहे हैं उन पर। इमरान खान का चैप्टर खोलता हूं, जिनके जेल जाने का समय करीब आ गया। पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ केस हो गया है और वो ईद के बाद जेल भेजे जा सकते हैं। मतलब हो सकता है उन्हें ईदी के तौर पर पाकिस्तान की मौजूदा सरकार की तरफ से भेंट में एक वारंट थमा दिया जाए, चलो जेल चलो। हमने पहले आपको बताया था कि जेल जाने के डर से ही इमरान खान कुर्सी छोड़ने में इतना ड्रामा कर रहे थे। आखिर तक इमरान खान ने कुर्सी बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कुर्सी बच नहीं पाई। और अब सवाल यह है कि क्या वो जेल जाने से बच पाएंगे, क्योंकि उन पर पाकिस्तान में ईश निंदा के कड़े कानून के तहत केस हो गया है। इमरान खान के खिलाफ ईश निंदा का केस इसलिए लगा क्योंकि उन पर आरोप है कि उन्होंने सऊदी अरब के पवित्र शहर मदीना में पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी करवाई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 28 अप्रैल को मदीना की पवित्र मस्जिद नबवी पहुंचे थे, जहां पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु भी थे। जैसे ही शहबाज शरीफ मस्जिद में पहुंचे, उनके खिलाफ नारेबाजी होने लगी। शहबाज शरीफ चोर है, शहबाज शरीफ गद्दार है के नारे लगने लगे। एक बार देखिए। मदीना की मस्जिद नबवी को मुसलमानों के लिए दूसरी सबसे पवित्र मस्जिद माना जाता है। इसकी स्थापना पैगंबर मोहम्मद ने की थी और वो इस मस्जिद के पहले इमाम थे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं जाते हैं तो मोदी मोदी के नारे लगते हैं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो चोर चोर के नारे लगते हैं। इंडिया पाकिस्तान का फर्क है। इस्लाम में माना जाता है कि मस्जिद नबवी में एक बार नमाज पढ़ना किसी दूसरी मस्जिद में 1000 बार नमाज पढ़ने के बराबर है। तो सोचिए कितनी सैंटिटी है इस मस्जिद की, कितनी पवित्र जगह है, और वहां किसी के लिए आप चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। इमरान खान ने सरकार में रहते शहबाज शरीफ और दूसरे नेताओं को जेल भिजवाया था। अब इमरान खान सत्ता से बाहर हुए तो इन्हें भी मौका मिल गया कि वो इमरान खान को जेल भेजें। इसलिए मदीना की मस्जिद में नारेबाजी के मामले में इमरान खान के खिलाफ ईश निंदा कानून की धाराओं में पाकिस्तान में फौरन केस दर्ज कर लिया गया। ईश निंदा का केस दर्ज होने से इमरान खान घबराए हुए। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में FIR को रद्द करने की याचिका लगाई है। इसके अलावा 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता इस्लामाबाद में इमरान खान के घर की सुरक्षा के लिए पहुंच रहे हैं। कुर्सी से हटते ही इमरान खान की मुसीबतें भी बढ़ गई। उन पर भ्रष्टाचार के नए आरोप लगे। इमरान खान पर 15 करोड़ की सरकारी कार चुरा लेने का भी आरोप लगा। इमरान खान ने सरकारी कार BMW X5 सीरीज अपने इस्तेमाल के लिए रख ली। यह कार 2016 में 3 करोड़ रुपए में खरीदी गई थी। कार को पाकिस्तान आए विदेशी मेहमान इस्तेमाल करते थे। आज की तारीख में कार की कीमत 6 करोड़ रुपए के करीब है। बुलेट प्रूफ और बॉम्ब प्रूफ बनाने की लागत जोड़ने के बाद कार की कीमत 15 करोड़ रुपए बैठती है। इमरान खान ने आटा और चीनी घोटाले के जरिए भी पैसे कमाए थे। मरियम औरंगजेब ने इमरान की पत्नी बुशरा बीवी और उनकी सहेली फराह पर भी आरोप लगाए। इमरान ने अपनी पत्नी की सहेली फराह खान के जरिए बेनामी संपत्तियां खरीदी हैं, यह भी आरोप है। ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर फराह खान ने करोड़ों रुपए की रिश्वत ली, यह भी आरोप है। पंजाब प्रांत में हर नियुक्ति के बदले फराह खान रिश्वत लेती थी। फराह खान के बैंक खाते में 3 साल में 35 करोड़ रुपए जमा किए। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो NAB जो है पाकिस्तान में, वो फराह खान की जांच कर रहा है। वहीं इमरान खान की पत्नी बुशरा बीवी पर 6 अरब रुपए की रिश्वत का आरोप लगा हुआ है। तो बीवी की दोस्त और मियां सब जो है माशाअल्लाह है। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल फिर रात 8:55 पर मुलाकात होगी। खबर इसी अंदाज में होगी और ऐसी होगी जो कहीं और नहीं। अटेंडेंस के समय टाइम पर आइएगा, वरना यहां पेरेंट्स नहीं बुलाए जाते।